नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। तो चुनाव का पहला चरण ख़त्म हो चुका है। दूसरा चरण 26 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला है। अब फर्स्ट फेज़ ख़त्म होने के बाद चुनाव पे हम लोगों ने बहुत बात कर ली और इस समय सारे राजनीतिक विश्लेषक अपनी अपनी तरह से इसका विश्लेषण करने में लगे हुए हैं। अगर मोटा मोटी देखें तो कुछ न कुछ तो गड़बड़ है भारतीय जनता पार्टी के साथ, और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदें लगा रखी थी कि इस बार वो कुछ सीटें बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तक की जो परिस्थितियां हैं वो ये कहती हैं कि बीजेपी बढ़ने की जगह घट रही है। इसका सबसे बड़ा कारण एक अगर मोटा मोटी देखें तो वो कि वोटिंग परसेंटेज जो डाउन हुआ उसको लेकर के हम लोगों ने बात की थी और कहा था कि वोटिंग परसेंटेज डाउन होने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। जिस तरह से क्षत्रियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 8 सीटों पर बहिष्कार किया या दूसरी पार्टी को सपोर्ट किया, इसके बड़े नतीजे आ सकते हैं। कारण ये है कि जहां पर पोलिंग परसेंटेज डाउन हुआ वो सारी पोलिंग वही है जहां क्षत्रियों के वोट थे, और कहते ये हैं कि उन्होंने समर्थन भले ही किसी का न किया हो लेकिन पूरी तरह बहिष्कार किया। और इस पर मोहर लगी सुबह आने वाली एक खबर के साथ, जिसमें दैनिक भास्कर की एक खबर है जिसमें कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है और अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट निकलवा करके डालें। घटे हुए वोटिंग परसेंटेज से बीजेपी चिंतित है उत्तर प्रदेश में। वही हाल कमोवेश राजस्थान में भी है और प्रदेशों में भी है। भारतीय जनता पार्टी की हालत तो कुछ ठीक नज़र नहीं आती और वो प्रधानमंत्री जी के वक्तव्यों में भी झलकने लगा है। जिस तरह से उन्होंने कल राजस्थान की एक रैली में पता नहीं क्या क्या बोला और वही आज उन्होंने रिपीट किया उत्तर प्रदेश में। हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री जी की कोई भी रैली हिंदू, मुसलमान, मस्जिद और इसी के इर्द गिर्द घूमती नज़र आती है। किसी भी रैली में उनके पास इसके अलावा बोलने को कुछ नहीं है, जबकि धर्म का मुद्दा पूरी तरह लोगों ने नकार दिया है, राम मंदिर का मुद्दा नकार दिया है। समझते हैं कि आगे अब भारतीय जनता पार्टी क्या करने वाली है और अभी तक जो उनका बॉडी लैंग्वेज है प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, वो क्या कहता है। इस सब पर बात करने के लिए आज हर रोज की तरह फिर मौजूद है हमारे साथ संजय वासु जी। संजय जी, आपका स्वागत है। तो आप कैसे देखते हैं पूरा जो परिदृश्य है इसमें, चुनावी परिदृश्य, इसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि आपका कुल प्रश्न पत्र का जो नंबर है वो 100 है मान लीजिए। तो पहला चरण की वोटिंग के बाद आपका 20 नंबर का आंसर मिल गया, 80 नंबर का आंसर बाकी है। तो अगर पहला चरण की वोट से पहले मोदी जी की भाषा और तेवर और वोट होने के बाद जो कल और आज जो तेवर और भाषा, तो ये दर्शाते हैं कि नर्वसनेस आ गया या बढ़ गया। पहले तो था नहीं, हम मान लेते इक्वल प्लेटफॉर्म में सभी लड़ाई कर रहे हैं। पहला चरण हो गया, उसके बाद चैलेंजर की बात नहीं कर रहा हूं, हम जिनको चैलेंज दिया जा रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने 400 पार की नारा लगाए थे। तो उनके लिए उनकी भाषा उनकी मानसिक स्थिति को प्रतिफलित करता है। तो उसको लेके ज़्यादा आपने जो बोली है कि अभी भी हिंदुस्तान पाकिस्तान शायद आया नहीं ना, वो रह गया। हिंदुस्तान पाकिस्तान अभी रह गया। तो चमक देने के लिए कुछ अभी है नहीं, तो पुराना फील्ड में चले गए। मेरा ये मानना है कि जाने माने अस्त्र तभी निकाला जाता है जब मुखौटा का अस्त्र खत्म हो जाता है। अदरवाइज 10 साल पहले जो व्यक्ति इस देश में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार नॉट भाजपा सरकार, हाँ मोदी सरकार, तो उस जगह पे खड़े होके आज आप ये रिपोर्ट कार्ड पेश करके डंके की चोट पे देश और दुनिया को नहीं बोल पा रहे हो कि आपको किस लिए तीसरी बार के लिए चुना अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि इसमें 2020 का जो दिल्ली का चुनाव था, अरविंद केजरीवाल इस हिंदुस्तान के संभवतः, अगर मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर किसी के पास ऐसा डेटा है, कोई वीडियो है या किसी तरह का कोई वक्तव्य है तो पेश करें
कि उन्होंने खड़े होकर के दिल्ली के लोगों से ये कहा कि इन 5 साल की सरकार में हमने ये किया हो तो हमको वोट देना, अगर नहीं किया तो किसी और को वोट देना। आप ही ज्यादा बोलते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, विनाश काल या ऐसा नहीं बोलता हूँ। फिर भी अगर भाजपा टोटल कंटेंट ऑफ प्रोपागेंडा प्रो डेवलपमेंट आंकड़े के साथ, हालांकि इतना झूठ बोल बोल के ऐसी जगह पे ले आया कि कुछ भी बोले साधारण लोग और विश्वास नहीं करते हैं, तो बड़ा रोचक होगा देखने का कि आरएसएस भी मीटिंग बुलाई, उन्होंने भी इसके ऊपर जायजा लिया कि क्यों ऐसा हुआ है। अगर ये समर्थकों को वोट में ट्रांसफर कर सके अगले चरण में तो कुछ हो सकता है, अदरवाइज बहुत, आप जानते हो जो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक है जिन्होंने पिछले 30 साल 40 साल से 80 से देख रहे हैं वोट, वो भी बोल रहे हैं इतना डल चुनावी यात्रा आज तक नहीं देखे। लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि चुनाव से पहले वोटर एकदम साइलेंट था, कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई बातचीत नहीं। चुनाव से 2-3 दिन पहले अचानक से ये सारा कुछ होना कि गुजरात से छतरियों का एक आंदोलन खड़ा हुआ और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक आते आते इतना बड़ा रूप ले गया, लोग बोलने लगे, लोग खड़े होकर के मुखर आवाज में विरोध करने लगे अचानक से। इसका मतलब लोग तो कहीं ना कहीं भरे पड़े थे। दूसरी एक चीज़ दादा ये और है कि काफ़ी जो हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं फ्रीलांसर पत्रकार, जिनसे हम लोग फीडबैक ले रहे हैं राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बंगाल में, जहाँ भी हैं, तो उन लोगों का एक बहुत बड़ा असेसमेंट ये है कि मोदी जी ने जो चीज़ें सामने रखी थी, खासतौर से उज्ज्वला योजना और 5 किलो राशन, वो इनका सब कुछ धुल गया। लोगों का कहना ये कि उज्ज्वला योजना की तो कलई खुल गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में शायद एक लड़का कोई सिविल सर्विसेज में उसने पास किया है, वो चयन हुआ है उनका, और उनकी माताजी के इंटरव्यू में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लकड़ी बीन के लाते हैं, रोटी बनाते हैं, जबकि मोदी जी ने कहा आंसू हम लोगों के ख़त्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारी माली हालत ऐसी नहीं है कि हम सिलेंडर दोबारा भरवा पाएँ, और वो जब मिला था तभी एक बार भरवाया था, उसके बाद फिर हम भरवाने की स्थिति में नहीं है। लोगों की महंगाई से कमर टूटी है। दूसरा, 5 किलो राशन वाले लोगों ने भी बोलना ये शुरू कर दिया 5 किलो राशन से क्या होगा। तेल के दाम बढ़ गए, दालों के दाम बढ़ गए, आप राशन में केवल क्या दे रहे हैं, आप चावल दे रहे हैं, गेहूं दे रहे हैं, आप बाजरा दे रहे हैं, तो इस तरह की चीजें आप दे रहे हैं, लेकिन लोगों को सब्जी खरीदनी है, सब्जी महंगी है, तो वो भी अब 5 किलो राशन वाला। अब मैं और एक पॉइंट में आऊं इसी के सिलसिले में। सोचिए 2014 में जिनका उम्र 20 साल था, आज वो 30 साल का हो गया है ना, वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे। क्या सपना 2014 में देखा था और आज कहाँ पे है। नौकरी की खेत में मैं बोल रहा हूँ, जी जी, पोस्ट कोविड की बात कर रहा हूँ। लोगों की नौकरी चली गई और हाँ, नोटबंदी में बहुत लोगों की नौकरी, उसके पास नया कोई अब चारा नहीं है, नहीं दिखा रहा है। दूसरी बात जो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपको क्या बताऊं, आप भी ऑब्जर्व कर रहे हो, उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि विरोधी पक्ष की एक नेता को या तो जेल में डालना, या तो डरा के रखना, हैरासमेंट करना, और जिनको खरीद सकते हो उनको खरीद लेना। जो ये सिलसिला चालू हुआ है, जनता ये समझने लगे। आप बोल रहे थे ना जनता मुखर हो गया वगैरह वगैरह, ये एक दिन में नहीं हुआ। जब आपकी दीवार में पीठ लग जाते हैं तभी आप हाथ आगे करते हो, सामने जाने की कोशिश करते हो। तो जितना ये रिपार्केशन जनता की तरफ से पैरेलल मीडिया में, पैरेलल मीडिया आप समझ लो, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, यूट्यूब मीडिया, हाँ वो सोशल मीडिया में आ गया सारा कुछ। एक्स पे बहुत सारी खबरें निकल आती हैं, एकदम बीजेपी की नेता के गाड़ी से 2 करोड़ रुपया बरामद हुई। हाँ, ये मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं दिखाई नहीं। तो इससे लोगों को वो सोचता है कि ना मेरे मन की बात, मेरे मन की कहानी इनसे मैच कर रहा है, तो ज्यादातर लोग अचानक शिफ्ट हो गए यूट्यूब चैनल में। बहुत एक तबका, यंग तबका, मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़ के अब अल्टीमेटली वही है सर, या तो वोट एक मुश्त
बीजेपी के पक्ष में पड़ेगा या बीजेपी के विपक्ष में विरोध में पड़ेगा। ये तो तय है, ये तो तय है। लेकिन ये जो भाषा है, जो एग्रेसिवनेस है, अनाप शनाप, वो पुराना घिसे पीटे फील्ड में जाके दूसरा सबसे खेलना। बड़ी चीज एक ये है कि लोग सुनना चाह रहे हैं कि आप रोजगार पे आपके पास क्या प्लान है, आप पर्चे लीक हो रहे हैं, आपका क्या प्लान है। एट्रैक्टिव लोग सुनना चाह रहे हैं कि बढ़ती हुई महंगाई को आपने बहुत लोगों को बेवकूफ बना लिया कि कोविड की वजह से हुआ, रसिया में युद्ध हो गया, यहाँ महंगाई बढ़ गई। आपने कहा कि नहीं ग्लोबल रिसेशन है और ये हो रहा है, तो कब तक ये चलेगा। तो लोग उस पर बात करना चाह रहे हैं। आप बात कर रहे हो कि मछली कौन खा रहा है, आप बात कर रहे हो अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर आम खा रहे हैं। और दूसरी चीज एक ये है कि चुनाव जीतने के लिए आप इतने हद तक चले जाएंगे कि आप इतने संवेदनहीन हो जाएं कि अरविंद केजरीवाल जी की जिंदगी को दांव पे लगा के आप अपना प्रचार कर रहे हैं। उनको जेल के अंदर इंसुलिन नहीं दी जा रही है। दूसरी तरफ आप प्रोपेगेंडा ये कर रहे हो जैसे वो वहां बैठ करके दूध मलाई रबड़ी मार रहे हैं। वो व्यक्ति जिसने संघर्ष किया हो इतने दिनों और जिसने आपको चुनौती दी हो, और उस चुनौती को आप अभी तक आप उसको एक्सेप्ट करना तो दूर, आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि इसका हम काट कैसे करें। मेरा कहना, संवेदनहीनता जो है वो बड़ी चीज है। और मेरा ये कहना है कि सामने वाले एक पढ़े लिखे बंदे को आप टैकल करने के लिए नीच हरकत करना कर रहे हैं, बहुत ही दुखदायक होता है और लोग ये समझ रहे हैं। और बिहार में आप चले जाइए तो लालू प्रसाद यादव जी के कितने बच्चे हैं, इस पे चर्चा हो रही है। तो ये तो लोग नया नहीं है, पुराना। हाँ, यही इसीलिए लोग अट्रैक्शन खो रहा है, इंटरेस्ट जा रहे, आकर्षित नहीं हो रहे, कोई इच्छा नहीं प्रकट कर रहा है कि इतना बड़ा एक, आप देख रहे हो लोकतंत्र की सबसे बड़ा पर्व, लेकिन पर्व कहाँ जहाँ पे आम जनता पार्टिसिपेट ना करे। तो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, लोगों में हताशा है। और हताशा जब होती है तो सरकार के खिलाफ होती है। वो वोट न दे करके अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं इस लोकतंत्र में। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि बहुत सारे सवाल चुनाव आयोग के ऊपर भी हैं और कर सकते हैं। हम देश के नागरिक हैं, हम देश के मतदाता हैं और चुनाव आयोग पे भी सवाल कर सकते हैं, उसकी नीयत पे संदेह कर सकते हैं। चुनाव आयोग इन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा है। चुनाव आयोग किन मजबूरियों में शांत बैठा हुआ है। जिसने कहा कि धर्म के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं, धार्मिक नफरत और धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते, और इस तरह की भाषणों पे अगर बात होती है तो ये ठीक नहीं है भारतीय लोकतंत्र के लिए। अगर चुनाव आयोग मूर्ख है और सारा काम अगर सुप्रीम कोर्ट को और चंद्रचूड़ साहब को ही करना है, तो मेरे ख्याल में फिर देश की कमान भी उनको सौंप देनी चाहिए। इस पर विचार करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।